नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं कुमार राकेश और स्पेशल रिपोर्ट में आज बात करेंगे कांग्रेस में कलह की। जिस तरीके से एक दिन पहले एक यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में राहुल गांधी ने आत्ममंथन किया और आपातकाल समेत कई मुद्दों पर बातचीत की, कई मामलों पर यहां तक कहा कि आपातकाल गलती थी लेकिन गलती मान लेना साहस का काम है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस में कलह का दौर लगातार जारी है। बंगाल चुनाव के बीच में अधीर रंजन चौधरी और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा एक दूसरे पर हमला करने में लगे हुए हैं। तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे कि बंगाल चुनाव की इस इमरजेंसी के बीच में किस तरीके से कांग्रेस में कलह फैल रहा है। क्या वाकई में इस तरीके से कांग्रेस बंगाल को फतह कर पाएगी? जी हां, कांग्रेस में कलह का दौर लगातार जारी है। इन सब के बीच एक दिन पहले कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक यूनिवर्सिटी के वर्चुअल प्रोग्राम में जुड़ते हुए खुद की पार्टी के साथ साथ बीजेपी और आरएसएस पर सवाल खड़े किए हैं। इस दौरान राहुल ने 1975 में इंदिरा गांधी द्वारा लगाई गई इमरजेंसी के सवाल पर भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि हां, वो गलती थी, लेकिन तब जो हुआ और आज जो हो रहा है उसमें फर्क है। अपनी गलती मान लेना साहस का काम है। राहुल गांधी ने कहा कि हमें संसद में बोलने की अनुमति नहीं है, न्यायपालिका से उम्मीद नहीं है। आरएसएस और बीजेपी के पास बेतहासा अधिक ताकत है। वर्तमान सरकार भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था को नुकसान पहुंचा रही है। राहुल गांधी ने कहा कि मैं एक दशक से कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र का पक्षधर रहा हूं। वहीं दूसरी ओर पार्टी के अंदर भी अलग अलग विषयों को लेकर लगातार बयानबाजी का दौर जारी है। पश्चिम बंगाल में गठबंधन को लेकर कांग्रेस के अंदर ही बड़ी लड़ाई शुरू हो गई है। कांग्रेस के सीनियर नेता आनंद शर्मा फुरफुरा शरीफ के अब्बास सिद्दीकी के साथ गठबंधन को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं, तो पश्चिम बंगाल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी भड़क गए हैं। अधीर रंजन ने आनंद शर्मा पर बीजेपी को खुश करने वाला बयान देने का आरोप लगाया है। आनंद शर्मा ने पश्चिम बंगाल में मुस्लिम धर्मगुरु अब्बास सिद्दीकी के साथ पार्टी के गठजोड़ की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़ाई में कांग्रेस चयनात्मक नहीं हो सकती है, हमें सांप्रदायिकता के हर रूप से लड़ना है। शर्मा ने कहा कि आईएसएफ और ऐसे अन्य दलों के साथ कांग्रेस का गठबंधन पार्टी की मूल विचारधारा, गांधीवाद और नेहरूवादी धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ है। इन मुद्दों पर कांग्रेस कार्य समिति से मंजूरी लेने की जरूरत है। कुल मिलाकर के जिस तरीके की बयानबाजी अब कांग्रेस में देखने को मिल रही है वो आज की नई नहीं है। पिछले कुछ दिनों से भले ही जम्मू में हुई G23 की बैठक की बात हो या कहीं न कहीं कांग्रेस में आंतरिक संगठनात्मक चुनाव की बात हो, कई नेता है जो पूरी तरीके से पार्टी के अंदर चल रहे गतिरोध पर मुखर हो चुके हैं और लगातार मीडिया में सुर्खियां बने हुए हैं। खासतौर पर गुलाम नबी आजाद का जिक्र यहां पर किया जाए या आनंद शर्मा का, एक धड़ा ऐसा है जो कहीं न कहीं तमाम विषयों पर बेबाक होकर के अपनी राय रखता है। पहले भी होता रहा है, चर्चा रही है दल के अंदर। अगर कोई विषय है उस पर अपनी बात भी रखते हैं और बात हमने की है। कांग्रेस अध्यक्ष जी से भी बात की है, कांग्रेस के नेतृत्व से बात की है, वो संगठन के हित में कि कैसे हम अपनी पार्टी को मजबूत करें। अगर जहां सुधार की जरूरत है वो सुधार भी हों, वो हमने एक कांग्रेस जन के रूप में अपनी बातें कही हैं। ये कोई दूसरे दल का मामला नहीं है। चलिए, तमाम विषयों पर बातचीत करेंगे। मेरे सहयोगी रमेश पुरोहित जयपुर से मेरे साथ जुड़े हैं, साथ ही संदीप त्रिपाठी नेता कांग्रेस के तौर पर इस पैनल में शामिल हुए। आप दोनों का स्वागत है। रमेश पुरोहित जी, सबसे पहले आपके पास में आना चाहेंगे। कुल मिलाकर के ये सारा जिक्र मैंने इसलिए किया है कि बंगाल के चुनाव बिल्कुल नजदीक आ चुके हैं। तमाम पार्टियों ने वहां पर राजनीतिक बिसात बिछानी शुरू कर दी है, लेकिन इससे पहले कांग्रेस में जिस तरीके का माहौल देखने को मिल रहा है, राहुल गांधी एक यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम में जाते हैं और कहीं ना कहीं आपातकाल के उस दौर का जिक्र करते हैं जिस पर बीजेपी लगातार हमलावर होती रही है। लेकिन सबसे पहले वो बीजेपी और आरएसएस पर भी अपने ताकत का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाते हैं। वहीं दूसरी तरफ जिक्र बंगाल का भी करना जरूरी है। अब्बास सिद्दीकी के साथ में कांग्रेस का गठबंधन होता है। आनंद शर्मा सवाल खड़े करते हैं। अधीर रंजन चौधरी कहते हैं पहले से ही आलाकमान के निर्देश पर फैसला लिया गया है। आप सवाल उठाने वाले कौन है? आप बीजेपी को फायदा पहुंचाने की बात कर रहे हैं। कुल मिलाकर के समझने की कोशिश यहां ये करना चाहूंगा रमेश पुरोहित जी कि कांग्रेस में जो कुछ चल रहा है ये आज का नया नहीं है। काफी दिनों के बाद में एक बार फिर से ऐसा माहौल देखने को मिल रहा है। रमेश पुरोहित जी। चलिए, शायद रमेश पुरोहित जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है। संदीप त्रिपाठी जी, आवाज सुन पा रहे हैं मेरी? ऑडियो चला गया है, कॉल डिस्कनेक्ट हो गई है। संदीप त्रिपाठी जी, सुन पा रहे हैं मुझे? चलिए, कुल मिलाकर के जिस तरीके से कांग्रेस में तमाम चीजें देखने को मिल रही है, एक बार और जिक्र उस बात का मैं कर दूं, क्योंकि एक दिन पहले यूनिवर्सिटी का एक कार्यक्रम में राहुल गांधी शिरकत
करते हैं वर्चुअल प्रोग्राम के जरिए, और वहां पर जिस तरीके से 1975 की इमरजेंसी का जिक्र किया जाता है और ये माना जाता है कि हाँ उस दौर में जो कुछ भी हुआ गलत हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं वहां पर वो ये बात भी बोलते हैं कि उस दौर में जो कुछ हुआ उसको हम गलती मान सकते हैं, लेकिन आज जो कुछ हो रहा है सीधे तौर पर बीजेपी और आरएसएस पर बड़ा हमला बोला है और ये कहा है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के साथ में भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस खिलवाड़ कर रहे हैं। आज देश में सीधे तौर पर जिस तरीके से राहुल गांधी ने निशाना साधा और ये बताने की कोशिश की कि कहीं ना कहीं संसद में हमें बोलने की अनुमति नहीं दी जाती है, न्यायपालिका से किसी भी प्रकार की सुनवाई को लेकर कोई उम्मीद नहीं है, कहीं ना कहीं देश की तमाम उन संस्थाओं पर सवाल खड़े करने की राहुल गांधी ने कोशिश की है। रमेश पुरोहित जी एक बार फिर से मेरे साथ दोबारा जुड़ चुके हैं। रमेश पुरोहित जी सुन पा रहे हैं मुझे? जी आ रही है राकेश जी, आवाज आ रही है आपकी। रमेश जी सवाल मेरा वही है, कुल मिलाकर के जिस तरीके से कांग्रेस में इस समय की राजनीति चल रही है और उस राजनीति पर सवाल खड़ा होना जरूरी हो गया है, बंगाल में चुनाव है, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस अभी तक अपनी अंदरूनी फूट से बाहर निकल नहीं पा रही है। अधीर रंजन चौधरी बोलते हैं आलाकमान के स्तर पर फैसला किया गया है अब्बास सिद्दीकी के साथ में गठबंधन का, वही आनंद शर्मा बोलते हैं सांप्रदायिकता का रूप कोई सा भी हो कांग्रेस को लड़ना होगा। ये बगावत के सुर क्यों? और सबसे महत्वपूर्ण बात, एक दिन पहले राहुल गांधी बोलते हैं कि कहीं ना कहीं कांग्रेस के आंतरिक संगठन को लेकर के मैं बहुत पहले बहुत कुछ कह चुका हूं, लेकिन पार्टी के सदस्यों ने ही मेरे ऊपर सवाल खड़े किए हैं। किस तरीके से देख पा रहे हैं आप? जी राकेश जी, कांग्रेस में वैचारिक संघर्ष जो अभी चल रहा है वो कोई आज का नहीं है। कांग्रेस के स्थापना काल से भी अगर उसका एनालिसिस करें तो एक लंबा इतिहास है जब कांग्रेस में विरोधी विचारों की जो है परंपरा रही है, और उसी कई जब एक्सट्रीम तक पहुंच जाती है तो पार्टी जो है दो धड़ों में बट जाती है। अगर 1907 की अगर बात करें तो जब अंग्रेज़ों से जब जंग का पूरे जो है हिंदुस्तान लड़ रहा था, तब भी कांग्रेस में नरम दल और गरम दल जो वैचारिक संघर्ष चला था, और वो आज जिस रूप में सामने आ रहा है कि अलग अलग विचारों को लेकर के, और ये जो वैचारिक संघर्ष है वो कांग्रेस को कहीं न कहीं जो है वो तकलीफ दे बना देती है। आप सीए का मामला ले लो, किसानों के कानून का मामला ले लो, या अभी कुछ दिनों से जो 2014 के बाद की अगर परिस्थितियां देखें तो कांग्रेस की लगातार जो पराजय हुई है और राज्यों से सत्ता से बाहर हुई है, और आज भी वह कमोबेश इसी तरह का जो है राजनीतिक जो माहौल बना हुआ है। लिहाजा कांग्रेस के लिए वैचारिक संघर्ष एक विचार के ऊपर वो दृढ़ रह करके काम नहीं करती, अपने स्टैंड पर वो कायम नहीं रहती। यही कारण है कि आज जब पश्चिम बंगाल में चुनाव में जा रहे हैं, 5 राज्यों के जो चुनाव हो रहे हैं, और खास करके जो आनंद शर्मा और गुलाम नबी आजाद ने जो सवाल उठाए G23 के माध्यम से, पत्र के माध्यम से, तो कहीं ना कहीं लगता है कि कांग्रेस अपने खुद के घर को संभाल नहीं पा रही है, और अकेले एकमात्र राहुल गांधी लगातार नरेंद्र मोदी को टारगेट करते हुए, बीजेपी को टारगेट करते हुए, आरएसएस को टारगेट करते हुए अपनी बात को रख रहे हैं। लेकिन विचारों की अगर बात करें तो विचारों में जो विभिन्नताएं जो दिखती है वह कहीं ना कहीं विरोध के जो स्वर है वह पार्टी को खामियाजा इसका भुगतना पड़ता है। गुजरात का जब चुनाव हुआ था तब एक बयान ने, या फिर जब जो जयराम रमेश हो या और जो लोग हो, उन लोगों ने यदा कदा जब भी इस तरह की जो बात कही है तो उसका नुकसान निश्चित रूप से कांग्रेस को उठाना पड़ रहा है, और अभी भी वह अपने इस वैचारिक संघर्ष पर एक जगह पर आकर के खड़ी नहीं होती कि हमारा इस मामले में स्टैंड ये रहा है। किसानों के आंदोलन को अगर बात करूं, सीएए के आंदोलन की बात करूं, तो यह वही पार्टी है जो किसानों के मांग को लेकर के, आर्थिक सुधार को लेकर के लगातार प्रयास करती रही है। और जब नरेंद्र मोदी की जो सरकार है वह उन्हीं विचारों को आगे बढ़ाते हुए क्रियान्वित करती है उन चीजों को, तो वो सड़कों पे आकर के जो लेकिन रमेश पुरोहित जी एक सवाल मेरा ये भी है, दो धड़े हैं। अभिषेक मनु सिंह भी अलग बात करते हैं, अभिषेक मनु सिंह भी, रणदीप सुरजेवाला, अधीर रंजन चौधरी, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, तमाम वो लीडर हैं। दूसरी तरफ वहां पे चुनाव में उतर रहे हो, रमेश पुरोहित जी सुन पा रहे हैं मुझे? एक विचार को लेकर अगर चलते हैं, और यही आनंद शर्मा ने बार बार उठाया। चलिए, इसको संदीप त्रिपाठी नेता कांग्रेस के तौर पर पैनल में शामिल हुए हैं। संदीप जी स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। बहुत बहुत धन्यवाद। संदीप जी, काफी जो बातें हैं जो मीडिया के हलकों में है, राजनीतिक हलकों में है, राहुल गांधी का जिस तरीके से कल बयान आया, 1975 की इमरजेंसी का जिक्र भी उन्होंने किया, कहीं ना कहीं
और साथ में यह भी कहा गलती मान लेना साहस का काम होता है। तमाम विषयों पर बात रखी, बीजेपी आरएसएस पर भी सवाल खड़े किए, लोकतांत्रिक व्यवस्था खतरे में है, तमाम चीजें कही गई। लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस के आंतरिक संगठनात्मक स्तर को लेकर भी उन्होंने अब सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने सीधे तौर पर यह भी कहा है कि मैंने कई मर्तबा इन चीजों में आमूलचूल परिवर्तन की बात कही है, लेकिन मेरी ही पार्टी के लोगों ने मेरे ही खिलाफ बयानबाजी की है। वही दूसरी तरफ ज्यादा समय नहीं गुजरा कि बंगाल में अब्बास सिद्दीकी के साथ में जो पैक्ट हुआ उसको लेकर के अधीर रंजन चौधरी और आनंद शर्मा आमने सामने हैं। कुल मिलाकर के सवाल वहां पर खड़ा होता है, जब बंगाल में चुनावी माहौल है, वहां पर आप पूरे जोर शोर के साथ उतरने में जा रहे हैं, लेफ्ट के साथ में गठबंधन हो चुका है, वही पार्टी में 2 फूट है, यानी कुल मिलाकर के पार्टी पहले संभाले या चुनाव लड़े? देखिए, जो नेता आज इधर उधर की बात कर रहे हैं वो पहले भी होता रहा है। जो नहीं चाहते हैं कि राहुल जी या कांग्रेस पार्टी सफल हो, वो बीजेपी के मोदी जी की बड़ाई शुरू कर देंगे या कोई विवादित बयान दे देंगे जो सारे मुद्दों को छोड़कर वही मुद्दा बन जाता है। चाहे आप गुजरात का चुनाव देख लीजिए, महाराष्ट्र का चुनाव देख लीजिए, तो ये आज इनकी छुट्टी होने का समय आ गया है। और रही बात इंटरनल डेमोक्रेसी की, तो आप यूथ कांग्रेस से मैं चुनकर आया हूँ, मैं गैर राजनीतिक घर से हूँ और कोई राजनीतिक विरासत मेरे पास नहीं थी। मैं यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट बना, उसके बाद कांग्रेस के इलेक्शन कमीशन में जनरल रिटर्निंग ऑफिसर बना, 6 डिस्ट्रिक्ट का इंचार्ज एमपी रहा, गुजरात में मैंने 3 डिस्ट्रिक्ट का इंचार्ज रहा, वहां पर काम किया। तो इंटरनल डेमोक्रेसी राहुल जी की देन थी, उनकी सोच थी कि जो है इंटरनल चुनाव हो और उस चुनाव के माध्यम से पदाधिकारियों का चुनाव और पदाधिकारी चुने जाए। लेकिन ये जो अभी गणमान्य हमारे नेता हैं, जिनकी खुद की हैसियत अपने चुनाव जीतने की नहीं है, और वो सवाल खड़ा कर रहे हैं आज राहुल जी पर। बड़ी शर्मनाक बात ये है संदीप जी, अगर संदीप जी एक बात ये भी है, जब राहुल जी ने इस्तीफा दिया था 2019 के चुनाव के बाद, तब उन्होंने कहा था कि आप लोग अपना अध्यक्ष चुन लीजिए। तब आपने क्यों नहीं चुना? तब आपको क्या दिक्कत थी? और आप अगर सीडब्ल्यूसी की बात करते हैं, सीडब्ल्यूसी जिसके मेंबर है, कार्य समिति की बात करते हैं, तो क्या आप सीडब्ल्यूसी के मेंबर बनने में क्या आपने डेमोक्रेसी का उपयोग किया? उस पर आप सवाल क्यों नहीं उठाते हो कि सीडब्ल्यूसी का मेंबर वही बनेगा जो चुनाव जीत के आएगा? आप अध्यक्ष की बात तो करते हैं, लेकिन जिसके माध्यम से आप खुद चुन के आए हैं, सीडब्ल्यूसी के मेंबर बने हैं, उसके चुनाव की बात आप क्यों नहीं करते? ठीक है, जो आज गुलाम नबी आजाद जी सवाल उठा रहे हैं या बात कर रहे हैं या इधर उधर की, अभी तक 2019 लौटूंगा त्रिपाठी जी, लौटूंगा। जटाशंकर त्रिपाठी जी मेरे साथ जुड़े हैं, बीजेपी नेता है। जटाशंकर जी स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। और मेरे साथ संदीप त्रिपाठी जी हैं जो कांग्रेस पैनलिस्ट के तौर पर शामिल हुए हैं। जटाशंकर जी आपके पास लौटूंगा, लेकिन उससे पहले संदीप त्रिपाठी जी के पास में वापस जाऊंगा। जो जिक्र आपने किया है संदीप भाई, महत्वपूर्ण बात यह भी है कि आप जिस स्तर से उठकर के कांग्रेस में जिस पायदान पर आज हैं, कहीं ना कहीं गुलाम नबी आजाद ने भी जिस दिन राज्यसभा से रिटायर हो रहे थे उस दिन तमाम चीजों का जिक्र किया। यहां तक भी उन्होंने कहा कि कांग्रेस के उन तमाम लीडर्स के साथ में मैंने काम किया है जिनको लोगों ने देखा तक नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं वो व्यक्ति जो आज अगर अपनी बात को लेकर के सबके सामने मुखर हो रहा है, तो कहीं ना कहीं एक दौर के कांग्रेस नेताओं ने भी उस पर भरोसा किया है, और आज अगर वो उस आंतरिक लोकतंत्र को लेकर के अपनी बात रखना चाह रहा है तो उसे बागी करार दे दिया जा रहा है। देखिए, आप चुनाव के समय ही क्यों आप मोदी जी की बड़ाई सदन में करते हैं, बहुत अच्छी बात है। निजी संबंध आपके हो सकते हैं, निजी तौर पर आप उनको मिल सकते थे, निजी तौर पर आप उनको बधाई दे सकते थे, लेकिन सार्वजनिक मंच पे आप अगर उनकी बड़ाई कर रहे हैं और दूसरी तरफ सवाल अगर उठाएंगे तो जनता, आप बताइए कैसे विश्वास करेगी आप पर? आप तो कांग्रेस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दे रहे हैं, राहुल जी पर प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा कर रहे हैं। अगर कांग्रेस ये कह रही है कि बीजेपी की नीतियां गलत है और आप एक तरफ कह रहे हो कि मोदी जी सही है, तो आप बताइए कि आप कांग्रेस सही है या गुलाम नबी आजाद जी? पार्टी से बड़े होंगे गुलाम नबी आजाद जी, बिल्कुल राहुल जी भी बड़े नहीं है। वो राहुल जी तो खुद कह रहे हैं कि उन्होंने तो 2019 में जब इस्तीफा दिया तो उन्होंने कहा कि मैं अपनी जो है हार स्वीकार करता हूँ। उस समय क्या गुलाम नबी जी की जिम्मेदारी नहीं बनती थी? आनंद शर्मा जी की जिम्मेदारी नहीं बनती थी? राज बब्बर जी जो उन्होंने कहने के बाद इस्तीफा दिया, वो उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि आप तुरंत इस्तीफा? राहुल गांधी ने यह भी कहा है कि बीजेपी और आरएसएस, राहुल गांधी ने यह भी कहा है कि बीजेपी और आरएसएस के पास काफी आर्थिक रूप से समृद्धता है और कहीं न कहीं लोकतंत्र को खत्म करने का काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल, आप जिस तरीके से देखिए, हम तो हमारे 2 की सरकार चल रही है। आज जो कुछ सार्वजनिक बेचे जा रहे हैं वो सिर्फ 2 आदमियों को मिल रहे हैं, अडानी को या अंबानी को। एयरपोर्ट बिक रहा है, अडानी को मिल रहा है, अंबानी को मिल रहा है। तो आज जो है सही है, बीजेपी और आरएसएस को मतलब एक गुलाम बने गए हैं इन कारपोरेट घरानों के। आरएसएस जो सांस्कृतिक संगठन अपने आप को कहा करता था, आज सिर्फ पिछलग्गू बन के रह गया है इन कारपोरेट घरानों के। और आज जो है भाजपा नहीं चला रही है,
या मोदी जी नहीं चला रहे, कारपोरेट घराने चला रहे हैं। जैसे लक्स साबुन बेचा जाता है या कोई भी एफएमसीजी मार्केट का कोई प्रोडक्ट, या रिलायंस अपना मोबाइल बेचती है, उसके लिए एडवर्टाइजमेंट करती है, सेम पद्धति आज बीजेपी की। आप कोई पेपर उठाकर देख लीजिए, कोई न्यूज चैनल उठाकर देख लीजिए, प्रचार पे प्रचार आ रहा है। एक आदमी को सिर्फ एक ही चीज दिखाई जा रही है, मतलब आदमी के माइंड को डाइवर्ट करके हिंदू मुस्लिम फलाना ढमाका, डेवलपमेंट पे बात ही नहीं हो रही। ना जो उन्होंने मैनिफेस्टो में वादा लेकिन किया था पैक्ट तो उसकी आपका बात भी हो रही हुआ है। है। अगर लेकिन पूछेंगे पैक्ट तो पश्चिम बंगाल में आपका भी हुआ है। फुरपुरा शरीफ दरगाह के अब्बास सिद्दीकी से पैक्ट तो आपने भी किया है, अगर सांप्रदायिकता की बात आप कर रहे हैं, और शायद उसी बात को आनंद शर्मा ने उठाया है। जी, बहुत बढ़िया बात है आप कह रहे हैं। हम शिवसेना से भी अलायंस किए। अगर आप ये कहेंगे शिवसेना से अलायंस हुआ तो आनंद शर्मा जी ने क्यों नहीं सवाल उठाया? अगर ये बात है तो आप शिवसेना से जो हमने गठबंधन किया उस पर सवाल उठा देना चाहिए था। तब आपने सवाल क्यों नहीं उठाया? आज आए चुनाव के समय पर आप सवाल उठा रहे हैं और आप मोदी जी की बड़ाई कर रहे हैं, आपको क्या समझा जाए? और गुलाम नबी आजाद जी को तो कहा जा रहा है कि वो तो भाजपा के उम्मीदवार बनने जा रहे हैं जम्मू कश्मीर में। तो बड़ी विडंबना ये है कि आप इतने दिन आपको कांग्रेस ने मौका दिया, आपको इतना सम्मान दिया, यहाँ तक पहुंचाया, और एक बड़ी दुखद स्थिति बताओ, भाजपा तो आज उधार नेता जनता पार्टी बनकर रह गई है। इनके खुद के नेता रह ही नहीं गए हैं, ये दूसरे पार्टी के नेताओं को आयातित करते हैं। और एक तरह से समझिए कि जिस तरह से कौवा वेट करता रहता है कि कोई जानवर मर जाए, उसके जो है मांस को खाने का मौका मिल जाए, भाजपा इसी तरह मौका तलाशती रहती कि किसी पार्टी में खटापट हो और ताकि अपनी दुकान सजाए खट्टे से और तुरंत। अरे आपके कार्यकर्ता कहाँ है? आप अपने कार्यकर्ताओं को क्यों नहीं पूछ रहे हैं? आप उनको नेता बनने का मौका क्यों नहीं दे रहे हैं? आप उनको जो है उनको टिकट क्यों नहीं दे रहे हैं? उनको चुनाव क्यों नहीं लड़ा रहे हैं? आप उनको राज्यसभा विधानसभा का चुनाव, वो बेचारे जन्म आपके लिए लड़ते हैं, आपके लिए लाठी खाते हैं, आपके लिए गाली। अब सत्ता आई तो आप किसको दे रहे हैं मौका? दूसरे पार्टी से आए हुए नेताओं को। तो क्या बताइए, भाजपा का कार्यकर्ता, आप अंतरकला की बात कर रहे हैं, सबसे ज्यादा अंतरकला भाजपा में है और वह कार्यकर्ताओं में है। कांग्रेस का कार्यकर्ता आज भी राहुल जी के साथ है, कांग्रेस पार्टी के साथ है, लेकिन भाजपा का कार्यकर्ता आज कहीं ना कहीं कमोबेश वो जो है अंतरकला से गुजर रहा है कि मैं किसके लिए लड़ रहा हूँ। ठीक है, लौटेंगे त्रिपाठी जी। डॉक्टर चंद्रसेन वर्मा हमारे साथ जुड़े हैं, रेजिडेंट एडिटर उत्तर प्रदेश के न्यूज इंडिया के। चंद्रसेन जी, आपका भी स्वागत है, लेकिन आपके पास आऊं उससे पहले जटाशंकर जी के पास में जाना चाहूंगा। जटाशंकर जी, कुल मिलाकर के राहुल गांधी का भाषण काफी कुछ महत्वपूर्ण रहा कल, लेकिन सीधे तौर पर बीजेपी और आरएसएस पर हमला बोला है, लोकतंत्र खत्म करने का काम कर रही है, संसद में बोलने नहीं देते हैं आप लोग, और सीधे तौर पर यह भी कहा कि न्यायपालिका से भी उम्मीद नहीं है। कुल मिलाकर के इमरजेंसी की गलती तो स्वीकार करी है, लेकिन सीधे तौर पर यह भी कहा कि वर्तमान में देश का जो माहौल है वो इमरजेंसी से भी ज्यादा खतरनाक है। जटाशंकर जी। जी, आपका, आपके दर्शकों का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद हमारी पार्टी की तरफ से। मैं तब से आदरणीय संदीप भाई को सुन रहा था जी, और मैं कहाँ से शुरू करूं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रही है कि इनके बारे में और इनकी दिमाग की मानसिकता की ट्यूबलाइट के बारे में शुरू कर दीजिए। कभी अध्यक्ष पद से हटना, कभी अध्यक्ष पद को पाना, कभी अध्यक्ष पद के लड़ना, कभी माता जी से जिरह करना कि अध्यक्ष कौन रहेगा। तो कभी कभी मैं केवल उत्तर प्रदेश के, मैं पारिवारिक कॉन्टेक्स्ट में न जाकर के सिर्फ, अगर मैं उत्तर प्रदेश का हूँ, उत्तर भारतीय हूँ, अगर उत्तर भारत के कॉन्टेक्स्ट में ये बात करूँ तो जिस तरह से इनकी परिवार को इतनी भी समझ नहीं है कि उत्तर भारतीयों को जिस तरह से इन्होंने केरल की सभा से जो इन्होंने मजाक उड़ाया, और उत्तर जिस जगह पर इनको 3-3 बार सांसद, रायबरेली और अमेठी में जिस उत्तर भारत की जनता ने इनको सांसद बनाया, उसको वो दक्षिण भारतीय को और उत्तर भारतीय को विचारों से, मानसिकता से और दिमाग की गतिशीलता से ये तोड़ने और जोड़ने का जो काम कर रहे हैं, वो तो वो ट्यूबलाइट वाले बच्चे के समान ही है। जैसे ट्यूबलाइट के बिजली कभी कभी स्पार्क होती, कभी जलती है, कभी बंद हो जाती है, उसी तरह से है। अगर आप जिस तरह से जम्मू कश्मीर में जेई मीर साहब अलग ढंग से राहुल गांधी साहब से मिल रहे हैं, उनकी प्रभारी वहां पर रजनी पाटिल जी बैठी हुई हैं, उसके बावजूद भी कांग्रेस के वरिष्ठतम और राज्यसभा के सबसे वरिष्ठतम नेता आदरणीय गुलाम नबी आजाद को अलग अलग दो तरह के पायदानों पर रख करके जिस तरह से लोग उनके नेता को चर्चा कर रहे हैं,
मैं कहाँ से आपको बताऊं? तो अभी 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 मैं कल ही मैं विधानसभा जवाब दूं। में कल ही विधानसभा में इनकी पार्टी हमारे की तरफ से हमारे निषाद भाजपा पार्टी के के मित्र से बातों की विधायक जी से बातों मेरा को एक लेकर सवाल है। चर्चा किया गया। मतलब कृपया कृपया मेरा सवाल ले लीजिए, उसके अविस्मरणीय बाद है जवाब कि दीजिएगा। किस तरह वहां से से ये शुरू लोग कर दीजिएगा। आरएसएस आरएसएस और पार्टी के ऊपर ये लोग हमला कर रहे हैं। आरएसएस से तो आपका कोई संबंध है नहीं, आरएसएस तो सांस्कृतिक संगठन है, उसका पक्ष आप क्यों ले रहे हैं? उसके आरएसएस के लोग होंगे, वो जवाब देंगे। आप कृपया हमारे सवालों का जवाब दे दीजिए। नहीं, हेलो, आप अभी आप जब पूरी बात मेरे दो अपने सवाल अपने हैं, अपने बोलने उसी में मित्र दीजिए। की जोड़ लीजिए, संदीप जी उसी में लोटूंगा, जवाब संदीप दे जी दीजिए। लोटूंगा, एक बार जी बात और पूरी हो अपने जाने दीजिए। अध्यक्ष की बात पूरी बात संदीप जी अभी लोटूंगा, बात मैं पूरी हो जाने बात दीजिए। रख ही नहीं पाया। आप अ, राकेश जी, अगर जी हमें 1-2 मिनट का मौका मिल जाए तो फिर मैं जी जी। अब इनके इनके कारनामों की हालत ये है कि इनकी बहन प्रियंका जी को असम में जा करके असंतुष्टों की जिस तरह से लगातार संख्या बढ़ती जा रही है राहुल गांधी के सापेक्ष में, उस तरह से इनको मैनेज करने के लिए बहन को उत्तर प्रदेश की राजनीति से हट करके आसाम में जाकर के मैनेज करना पड़ता है। तमिलनाडु में, केरल में बैठ करके कुछ और बोलते हैं कि आरएसएस और संघ के लोग वहां की संस्कृति को बिगाड़ रहे हैं। पूरी हिंदुस्तान की भारत माता, हमारी माता, अथर्ववेद से लेकर करके ऋग्वेद से लेकर करके हर कालों में जिस प्रकार से और हम सब लोगों ने आजादी से लेकर अब तक जिस तरह से संघ परिवार और हमारी पार्टी ने जिस तरह से लोगों के साथ सबका विकास और सबके विश्वास के लिए 130 करोड़ जनता की हम लोग बात करते हैं, उसी जनता में से हम भी इनको अपना जनता ही मानते हैं। और अगर इनको हम जनता ही मानते हैं तो जनता हमारी जनार्दन होती है। इनको मैं इस बात के लिए इंश्योर करूंगा कि अब दिल्ली में इधर उधर एक की बात मत ठीक मतदाता है। की कीजिए। हैसियत से सवाल हमारे भारतीय लिए जनता क्या पार्टी बात के है, साथ जुड़ जाएं क्या कह रहे और हैं, हम समझ भारतीय नहीं जनता आया। जटाशंकर पार्टी जी के सवाल ले लेते कार्यकर्ता हैं, पूरी सवाल लेते बात हैं, लेकिन पूरा उससे पहले माने। जी बिल्कुल बिल्कुल सवाल लेंगे, जी। लेकिन उससे पहले डॉक्टर चंद्रसेन वर्मा आपके पास आना चाहेंगे। चंद्रसेन जी, नहीं, एक छोटा सा मुद्दा वही सवाल है प्लीज, राहुल गांधी का। आधा मिनट, संदीप जी आधा आऊंगा मिनट प्लीज, का टाइम आऊंगा दीजिए, प्लीज। राकेश जी। डॉक्टर चंद्रसेन वर्मा से एक बार मैं पूछ लूं, मैं आऊंगा आपके पास में। डॉक्टर चंद्रसेन साहब, कुल मिलाकर के बात यह, राहुल गांधी कल जिस तरीके का बयान एक यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में देते हैं, आपातकाल को गलत मानते हैं लेकिन कहीं ना कहीं स्वीकार भी करते हैं कि पहले जो हुआ और आज जो हो रहा है उसमें अंतर है। कुल मिलाकर के सीधे तौर पर बीजेपी आरएसएस को टारगेट करते हैं। दूसरा मेरा यह है कि पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र कैसा हो उसको लेकर भी सवाल खड़े किए हैं। वही दूसरी तरफ उनका बयान पूरा होता, लेकिन उससे पहले आनंद शर्मा बंगाल में अब्बास सिद्दीकी की पार्टी के साथ में जिस तरीके से गठबंधन हुआ उस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। यानी कि कांग्रेस में कलह फैल चुका है और इस कलह के बीच में बंगाल चुनाव सामने है। किस तरीके से देख पा रहे हैं सर? राकेश जी, राहुल गांधी के बयान ने चुनाव से पहले कांग्रेस के घाव हरे कर दिए हैं। और आप देखिए कि हमेशा जो विपक्ष की पार्टियां हैं, भारतीय जनता पार्टी या कोई पार्टी ले ले, जब भी चुनावी मुद्दा होता है तो उस समय हमेशा कांग्रेस की इमरजेंसी वाली बात को याद करते हैं। उनका एक ये प्रमुख मुद्दा रहता है। तो ऐसे समय में जब 5 स्टेट में इलेक्शन होने जा रहे हैं, उससे पहले ठीक ऐसा बयान आना राहुल गांधी की ओर से, तो ये तो घाव को हरा करने जैसी बात है। और ये भाजपा इसको अपना मुद्दा भी बना सकती है कांग्रेस को लेकर के, क्योंकि ये राहुल गांधी की ओर से ये बयान आया है। और आप ये देखिए, जैसे कि कल उन्होंने, राहुल गांधी ने ये भी कहा अपने स्टेटमेंट में, आपने देखा होगा कि इन्होंने कहा कि ये अपने युवा और छात्र संगठन को ये बढ़ावा देते हैं, युवाओं को जोड़ते हैं। तो मैं एक बात मेरे जहन में ये आती है कि जो कांग्रेस की युवा पीढ़ी है, जो युवा नेतृत्व है, उसका हद सबने देखा। आप माधवराव सिंधिया को लीजिए, आप अदिति सिंह को लीजिए, इसके अलावा 23 बड़े नाम ऐसे हैं कांग्रेस के, जिसमें सीनियर, काफी मोस्ट सीनियर नेता हैं जो कांग्रेस से अपनी नाराजगी जता चुके हैं। हाल ही में आपने देखा गुलाम नबी आजाद को आपने देखा बयान देते हुए कि किस तरीके से उन्होंने भाजपा की बड़ाई की। भूपिंदर सिंह हुड्डा को लीजिए, पृथ्वीराज चौहान को लीजिए, राजेंद्र कौर भट्टल को लीजिए, वीरप्पन मोइली को लीजिए, कपिल सिब्बल को लीजिए, मनीष तिवारी को लीजिए। ऐसे कई नाम ऐसे हैं जो साफ साफ इस ओर दिखाते हैं कि कांग्रेस में किस तरह की अंतर कलह चल रही है। और ऐसे समय में जब इलेक्शन का दौर है और इलेक्शन के समय में इस तरह की इमरजेंसी की बात को दोहराना, उसको याद दिलाना, एक भाजपा को सीधे सीधे एक मुद्दा दे देने जैसी बात होती है कि कांग्रेस के घाव हरे हो गए हैं। नहीं, लेकिन चंद्रसेन जी, एक मेरी बात ये भी है कि जो मोहब्बत गुलाम नबी के प्रति बीजेपी की तरफ से दिखाई दे रही है, ये सिर्फ
आजकल में हुई हो, जिस दिन उनका रिटायरमेंट था राज्यसभा से, और जिस तरीके की तारीफों के कसीदे, इसमें नो डाउट काफ़ी सीनियर लीडर हैं और उन्होंने वो दौर देखा है, और जिस तरीके से उन्होंने कहा भी कि कई ऐसे नेताओं के साथ वो काम कर चुके हैं जिन्हें आज की पीढ़ी जानती तक नहीं है, सिर्फ फोटो में देखा है। यानी कि उन तमाम वो जो पुराना अनुभव है वो लेकर के आज जिस तरीके से नजदीकियां बढ़ रही है, उसे किस तरीके से देख पा रहे हैं सर? देखिए, आप अगर पूरे चीजों को अगर देखें तो पिछले कई वर्षों में कांग्रेस के जो पुराने नेता, कद्दावर नेता हैं, उन्होंने कांग्रेस से धीमे धीमे जिस तरीके से मनमुटाव हो रहा है और दूरियां बनानी शुरू कर दी। और सबसे बड़ी चिंता की बात राकेश जी ये है कि युवा पीढ़ी, जिसके लिए राहुल गांधी का बयान आया और हमेशा वो पक्षधर रहे हैं युवा पीढ़ी के, तो कांग्रेस में युवा पीढ़ियों के जो नेता हैं उनमें कौन प्रमुख चेहरे सामने आते हैं? क्योंकि जो बढ़ते हुए कद्दावर नेता दिख रहे थे वो तो धीमे धीमे कांग्रेस से दूरी बना रहे हैं, या अंतर कलह होने के कारण वो अपनी स्थिति सीमित कर लेते हैं, अपने आप को आगे बोलना वो बंद कर देते हैं। और दूसरा जो सबसे बड़ा आरोप लगाया है राहुल गांधी ने, कल कहा आरएसएस जो कर रहा है मौलिक रूप से कुछ अलग है, वो अपने लोगों को संस्थानों में भर रहा है। तो ये बात शोभा नहीं देती, क्योंकि परिवारवाद को लेकर के या अपने लोगों को मौका देने को लेकर के कांग्रेस का इस तरह का बयान आना अपने आप में एक अजीब सी बात करता है, क्योंकि इसी चीज के लिए तो ये जाने जाते हैं। आप देखिए कि परिवारवाद किसने बढ़ाया, अपने लोगों को मौका किसने दिया। तो आज ये कह देना कि आरएसएस अपने लोगों को वो संगठन में भर रहा है या सरकार में भर रहा है, ये बयान तो समझ चंद्रसेन जी, क्या कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष का ये बयान आना कि मैंने पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र के लिए, तमाम चुनाव के लिए, आंतरिक लोकतंत्र की स्थापना के लिए तमाम प्रयास किए गए, लेकिन मेरे ही खिलाफ पार्टी के नेताओं के बयान आए हैं, ये क्या बेबसी नहीं है? जी बिल्कुल इसी बात को मैं शुरुआत से कहने की कोशिश कर रहा हूँ। आप युवा नेताओं को देखिए, आप वरिष्ठ नेताओं को देखिए, मैंने 23 नाम अभी गिनाए हैं उंगलियों पे कि जो जिनकी वजह से कांग्रेस की पहचान है, जिन्होंने अपना पूरा जीवन कांग्रेस को दिया है, वो बड़े नाम हैं, जिन्होंने पूरा राजनीति जिनके ककहरा राजनीति का सीखा है और उनकी वो रिटायर भी हुए हैं। इस तरीके से इनका विरोधाभास हो रहा है। और उसके अलावा जो युवा पीढ़ी है उसका भी कांग्रेस के प्रति जो रवैया है वो सोचना, मुझे लगता है कि कांग्रेस को एक बार फिर से सोचना चाहिए कि जिस युवा पीढ़ी की बात करते हैं, युवा नेताओं की बात करते हैं, युवा नेतृत्व की बात करते हैं, उसके लिए एक बार फिर से इनको सोचने की जरूरत है। चलिए लौटेंगे आपके पास में। संदीप त्रिपाठी जी कुछ बोलना चाह रहे थे आप, प्लीज कंटिन्यू। जी, पहली बात तो हमारे भाजपा के मित्र से मेरा एक सवाल है कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव कौन सी पद्धति से हुआ है? अब उत्तर प्रदेश की बात कर रहे थे तो स्वतंत्र देव पटेल जी किस पद्धति के द्वारा चुने गए हैं, कृपया जवाब दे दीजिए। दूसरों पर उंगली उठाना बहुत आसान है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कांग्रेस एक ऐसा संगठन है जिसके यूथ विंग का चुनाव होता है और उस चुनाव में जो जीत कर आता है वो अध्यक्ष बनता है। कांग्रेस वो पार्टी है जिसके छात्र संगठन का इलेक्शन के माध्यम से चुनाव होता है, जो जीत के आता है वह अध्यक्ष बनता है। आप बता दीजिए भाजपा या कोई देश की कोई एक पार्टी का नाम बता दीजिए इसमें इस तरह के चुनाव होते हो जिसमें जो है चुनाव के माध्यम से अध्यक्ष चुन के आता है। अब आप कह रहे हैं कि युवाओं को कैसे एक जीता जागता सबूत मैं किसी राजनीतिक घराने से नहीं, मेरे पिताजी एक सामान्य से व्यक्ति हैं और छोटा सा बिजनेस करते थे और कोई राजनीतिक पहचान न थी और न कुछ था। आज मैं आपके नेशनल चैनल पर अगर बैठा हूं तो राहुल जी की सोच है और राहुल जी की देन है। और हमारे जैसे लाखों युवा हैं जिनको राहुल जी ने राजनीति में लाया और आज वो अच्छे अच्छे मुकामों पे है। कोई राष्ट्रीय सचिव है, कोई राष्ट्रीय महासचिव है, श्रीनिवासन जी अध्यक्ष बने हुए हैं, एक छोटे परिवार से आए हुए हैं और बहुत सारे विधायक बन के आए हैं, पंजाब में जीते हैं, आपके छत्तीसगढ़ में जीते हैं। नीलेश विके एक नाम मैं दे रहा हूँ, नीलेश विके उसको मैंने एनएसयूआई में लाया था और एक आम कार्यकर्ता था, आज जो है अनूपपुर शहर का प्रभारी और विधायक बनकर आता है आपके छत्तीसगढ़ छिंदवाड़ा से, एमपी के छिंदवाड़ा से। तो ऐसे बहुत सारे नाम आपको मिल जाएंगे। आज जो डेमोक्रेसी जो एक दिन की पद्धति नहीं होती है, राहुल जी ने जो डेमोक्रेसी जो इंटरनल डेमोक्रेसी की बात कर रहे थे, जिनका विरोध ही है जो आज कर रहे हैं, आज जो राहुल जी पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, यही लोग उस समय भी सवाल खड़ा कर रहे थे क्योंकि इनको अपनी कुर्सी खतरे में नजर आ रही थी कि अगर इंटरनल डेमोक्रेसी यहाँ भी लागू हो गई तो जैसे हमने कहा कि सीडब्ल्यूसी मेंबरशिप में ये चुनाव की बात नहीं करते हैं और सीडब्ल्यूसी के माध्यम से अध्यक्ष के चुनाव की बात करते हैं। आप सीडब्ल्यूसी के मेंबरशिप के चुनाव की बात क्यों नहीं करते हैं कि उनका भी चुनाव जो है होना चाहिए, उसकी बात आप नहीं करते हैं। जवाब ले लेते हैं, ठीक है। चुनाव के आए और दूसरे पर सवाल खड़ा करें, जवाब ले लेते हैं। जटाशंकर जी आपके पास में आना चाहेंगे। जिस तरीके संदीप भाई ने साफ तौर पर यह कहा कि बीजेपी पहले अपने आंतरिक लोकतंत्र को स्थापित करे, उसके बाद में कांग्रेस की बात करे, जवाब लेना चाहेंगे? मुझे बहुत ही पुनिया इनके इस वक्तव्य को जितने भी आपके दर्शक
होंगे सम्मानित, वो इनके वक्तव्य को सुन करके सिर्फ हंस रहे होंगे। जिस कांग्रेस पार्टी की परिवारवाद पूरे दुनिया में, पूरे देश के और पूरे जन-जन तक जेपी नड्डा जी का चुनाव और मैं आ रहा हूँ, मुझे आप जाने, हम सब लोगों के संस्कार हैं सुनने के बाद कुछ बोलने के। बोलने दीजिए, संदीप जी बोलने दीजिए प्लीज। संदीप जी बोलने दीजिए, एक बार जवाब सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए, एक बार फिर आऊंगा मैं आपके पास। दर्शक को छोड़ दीजिए, संदीप जी पूरा सुन तो लीजिए। आप किसी बूथ पर न है, न कहीं मंडल पर है, न किसी सेक्टर पर है, न किसी ब्लॉक पर है, न किसी जिले पर है, कहीं जब आप कहीं नहीं है जमीन पर, अभी जमीन पर आप। संदीप जी जवाब लेंगे, संदीप जी जवाब लेने दीजिए, जवाब लेने दीजिए, उसके बाद में आपका सवाल होगा तो मैं आऊंगा आपके पास। बिल्कुल बिल्कुल राकेश जी, बोलते ये इनको जमीनी लेवल पर किसी भी गांव का किसी भी लोकेशन पर ये अगर ये सही है तो सारे हमारे दर्शकों को और आपके सुनने वालों को किसी भी एक कार्यकर्ता के गांव के कार्यकर्ता का लाइव लोकेशन आप मंगा के देख लीजिए। हमारे किसी कार्यकर्ता का लाइव लोकेशन आप कहिए, अभी मैं आपके सम्मानित टीवी को तुरंत भेजता हूँ। और उसके साथ 21 पदाधिकारी गांव स्तर पर 1000 की आबादी पर 21 मिनिमम पदाधिकारी की सूची भेजता हूँ। और उन्हीं पदाधिकारी की सूची पर जो सक्रिय कार्यकर्ता बनाए जाते हैं, उन्हीं पर सक्रिय कार्यकर्ता जो बनाए जाते हैं, उनमें से चुनाव होते 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 जिला और मंडल, वहां से मंडल और मंडल से जिला और मंडल तक हम पहुंचते हैं। और उसके बाद जाकर के हम काम करते हैं। इनके यहाँ तो पता है, या तो माँ अध्यक्ष होगी, या तो बेटा अध्यक्ष होगा, या तो बहन अध्यक्ष होगी। अरे कांग्रेस क्यों नहीं गुलाम नबी आजाद जो सबसे राज्यसभा से जब जा रहे थे तो क्यों नहीं आपने उनको अध्यक्ष दे दिया? कितने लोग क्यों नहीं अध्यक्ष दे दिया? इतने सम्मानित, इतने वर्षों से झंझट होने के बाद और सैल्यूट करने के लोकतंत्र के दोनों पायदानों ने उनको सैल्यूट किया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को, दीनदयाल उपाध्याय जी को, आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल जी जम्मू कश्मीर में जाते हैं, नेता नहीं है क्या आपके पास? आप जो है प्रतिनिधि उठाते हो कांग्रेस पार्टी से, आपके पास नेता नहीं है। संदीप जी आऊंगा, संदीप जी आऊंगा प्लीज, संदीप जी जवाब लेने दीजिए प्लीज प्लीज। आप देखिए, आपको अगर जबरदस्ती उधार की पार्टी है बसपा सपा, चिल्लाना है और तेज चिल्ला के अपनी बात सुनिश्चित करनी है, इससे कुछ हासिल नहीं होगा। सबको दिखता है, ना हमारे टीवी के दर्शकों को दिखता है और आपके हमारे एंकर्स को भी दिखता है कि कौन सी आंतरिक और लोकतांत्रिक राजनीति की बात कर रहे हैं कि जिस समय आपके 4 प्रदेशों में चुनाव है, चुनाव हुआ था, ये बता दीजिए, बयानबाजी कर रहे हैं पटेल और नतीजा होता है कि जवाब दीजिए इसका। बहन जाती है आपके अध्यक्ष के पास न तो संस्कार है, न नीति है, न शब्द है, न काम करने की राजनीतिक गुणवत्ता की एक भी सही उनके पास अब सही है। और इसी का लगता है कि पार्टी के आपसे जो सवाल पूछा उसका जवाब आपने दिया नहीं। राहुल ठीक है, जटाशंकर जी लौटूंगा, जटाशंकर जी लौटूंगा प्लीज प्लीज। पैनल में जब तक स्पष्ट बात नहीं हो पाएगी, किसी मुद्दे पर कंक्लूजन नहीं निकल पाएगा। संदीप भाई आपके पास आऊंगा। संदीप भाई तमाम चीजें हैं गुलाम नबी के प्रति। मेरी बात सुनिए संदीप जी, मेरी बात सुनिए। गुलाम नबी के प्रति बीजेपी का प्रेम क्यों है? तमाम विषय, तमाम चीजें आनंद शर्मा क्यों बोल रहे हैं? तमाम राजनीतिक आकलन राजनीतिक हलकों में हो सकते हैं, लेकिन एक सवाल मेरा भी है, अगर क्या वाकई में कोई बदलाव चाहता है, क्या वाकई में पार्टी में आमूलचूल परिवर्तन की बात अगर करता है, क्या वो बागी है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। राहुल जी तो स्वयं कह रहे थे 2019 में जब उन्होंने इस्तीफा दिया तो उन्होंने कहा कि आप अध्यक्ष चुन लीजिए। तब जो गुलाम नबी आजाद जी को क्या दिक्कत थी? आज आप जब राज्यसभा से हटते हैं तब आपको दिक्कत होती है, तब सवाल उठता है। जब 2019 में ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया, तब आप सब मिलकर क्यों सोनिया गांधी को जो है, आप सोनिया गांधी जी को अध्यक्ष बनाते हैं? आप तब क्यों नहीं इंटरनल चुनाव? नहीं, लेकिन कौन सा स्टेट है जहां पर पार्टी में, कौन सा स्टेट है कांग्रेस का? राजस्थान का जिक्र कर लेते हैं, मेरे सहयोगी लगातार लाइन पर हैं। सचिन पायलट, अशोक गहलोत, आप एमपी का जिक्र कर लीजिए। ज्योतिरादित्य बाकायदा पार्टी छोड़ करके जा चुके हैं। बंगाल का जिक्र लगातार चल रहा है। ये बगावत, ये दो धड़े क्यों हैं? ये दो धड़े कहीं ना कहीं कांग्रेस में कलह का कारण क्यों बने हुए हैं? जी, बहुत अच्छी आपने बात कही। ये इसलिए है क्योंकि हमारी पार्टी के अंदर डेमोक्रेसी है। ये हिटलर शाही नहीं है
तभी आप आवाज उठा पा रहे हो। भाजपा में तो आज कोई अगर सवाल उठा दे तो उसका पता नहीं चलेगा, राजनीतिक तो जाने दीजिए, उसका पता ही नहीं चलेगा। बहुत से उदाहरण मैं दे सकता हूँ। अगर आप उनके राजनीति या राजनीतित्व सवाल उठा देंगे तो आपकी राजनीति खत्म कर दी जाएगी। संजय जोशी जी जो कोई मोदी जी को राजनीति में लाने वाले हैं, उन्होंने मोदी जी पर सवाल उठाया, आज उनको राजनीति खत्म कर दी गई। और एक नाम दे देता हूँ, प्रवीण तोगड़िया जी विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे। मोदी जी के खिलाफ बोलने के बाद कहाँ है, जरा हमारे जटाशंकर जी बताएंगे। आप बताइए, ये डेमोक्रेसी है? आप उनका हत्या का प्रयास हुआ, उन्होंने सीधे सीधे आरोप लगाया, आपने उसकी जांच तक नहीं कराई। तो हमारे यहाँ तो डेमोक्रेसी है, कम से कम आप आवाज उठा सकते हो, उसके बाद जिंदा रह सकते हो। लेकिन भाजपा का क्या हाल है बताने की जरूरत नहीं है। 2 उदाहरण दिए, हृदय पांड्या गुजरात को उदाहरण दे रहा हूँ, आज तक कैसे हत्या हुई पता नहीं चला। गोपीनाथ मुंडे जी आज तक पता नहीं चला। बहुत से उदाहरण दे सकता हूँ। और आप एक चीज बताइए, क्या आप भाजपा के पास कोई ऐसे प्रतीक नहीं है, प्रतीकात्मक नेता नहीं है? आप सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की बात करते हैं, अगर मूर्ति बनवानी है, आप अगर प्रतीक की बात करते हैं, एक तरफ 50,000 जगहों पर आऊंगा जटाशंकर जी आऊंगा, जटाशंकर जी आऊंगा, जटाशंकर जी आऊंगा, प्लीज प्लीज। ठीक है संदीप भाई जवाब ले लेते हैं, संदीप भाई जवाब ले लेते हैं, समय की कमी है, प्लीज समय की कमी है संदीप भाई, समय की कमी है। जटाशंकर जी 30 सेकंड है आपके पास, प्लीज। नेता हमारा अगर नाम रख लेता है तो आपको इतनी समस्या क्यों होती है? चलिए तय करते हैं कि आज से जितनी कांग्रेस पार्टी ने जिन खानदानों के आपके खानदानों पे नाम ले रखे हैं उसको हटा के मिटा के फेंक दीजिए। हमारे नेता को उठा के फेंक देंगे। और सुखराम पटेल जी को 95 ऐसा हुआ है, 95 की उम्र होती है, 95 वर्ष की उनको पार्टी में शामिल करते हो। वाह, क्या बात है। नारायण दत्त तिवारी जी को आप जो है बुढ़ापे में शामिल करते हो, कल्याण मिश्रा जी को मंत्री पद से हटा देते हो। क्या बात है भाई? अरे आप अपने नेताओं का पहले लाज रख लीजिए। कांग्रेस का तो छोटा सा नेता भी भाजपा के लिए बहुत बड़ा हुआ है, उसको आप बॉस बनाकर रखते हो। ठीक है, बहस का अंत नहीं है। डॉक्टर चंचन वर्मा आपके पास आना चाहेंगे। तमाम चीजें, तमाम विषय है, लेकिन ऐसी स्थितियों में मैं सीधे तौर पर वो विश्लेषण आपसे जानना चाहूंगा। फाइनल कमेंट है, समय की कमी है, वो फाइनल कमेंट आपसे उस लिहाज से जानना चाहूंगा। बंगाल में चुनाव है, मैं बार बार जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि पूरे देश की निगाहें, चुनाव 5 राज्यों में है लेकिन पूरे देश भर की निगाहें बंगाल पर है, क्योंकि जिस तरीके से टीएमसी और बीजेपी को खास तौर पर आमने सामने माना जा रहा है, वहां पर अब्बास सिद्दीकी के साथ में और लेफ्ट के साथ में कांग्रेस का गठबंधन हो चुका है। लेकिन जब अपनों से ही पार नहीं पाया जा रहा तो बंगाल में गढ़ जीतेंगे कैसे? डॉक्टर चंचन वर्मा साहब। बिल्कुल सही कहा राकेश जी आपने। देखिए, जो जिस तरीके से सार्वजनिक मंच पर राहुल गांधी का दर्द छलका, वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और 5 स्टेट में इलेक्शन है, उनको देखते हुए ये पार्टी के अंदरूनी कलह की ओर बढ़ावा देना है। और साफ साफ तौर पर उन्होंने कहा कि मैं आहत हूं, मुझे इस बात पर कि पार्टी के अंदर के लोग ही इन लोगों ने मेरी आलोचना करी है। तो ऐसे समय में संदीप त्रिपाठी कुछ भी बोले, कितने भी उदाहरण भारतीय जनता पार्टी के दे, लेकिन पार्टी के अंदर जो अंतर कलह चल रही है, स्पष्ट तौर से पूरे देश ने उसको देखा है। और ये इलेक्शन का क्योंकि सामने है, ऐसे समय में अगर पार्टी के अंदर कलह है तो उसको अपने अंदर बाहर नहीं आना चाहिए इस बात को, और अंदर युवा नेताओं को और बुजुर्ग जो उनके बड़े नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, उनको एक साथ इनको इकट्ठा करके उनमें आपस में बातचीत करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। चलिए, रमेश पुरोहित जी आपके पास आना चाहेंगे, और खासतौर पर संदीप त्रिपाठी, मेरे से मैं आऊंगा, त्रिपाठी जी आऊंगा, प्लीज मैं फाइनल कमेंट आपसे लूंगा। मेरे सहयोगी के तौर पर रमेश पुरोहित जी जयपुर से लगातार जुड़े हुए हैं, संदीप त्रिपाठी जी पैनल में हैं। रमेश पुरोहित जी, राजस्थान का जिक्र यहां पर करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि संदीप जी को तमाम उदाहरण दे चुका हूं। सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में जो दूरियां थी उसे पाटने की तमाम कोशिशें हुई। राजस्थान में उपचुनाव होने हैं 4, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस भी गुटबाजी का शिकार है। ऐसे में सीधे तौर पर डाइवर्जन के लिए बीजेपी को टारगेट किया जा रहा है कि बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं है। वर्तमान राजनीतिक हालात, बिल्कुल शॉर्ट स्पीच में आपसे समझना चाहेंगे राजस्थान में हालात क्या है? वैचारिक संघर्ष जब मतभेद से होकर मनभेद तक पहुंच जाता है तो इसी तरह की प्रतिक्रियाएं उभर करके सामने आती है, चाहे वो घर परिवार का मामला हो या राजनीति में अगर बात करते हो तो राजनीतिक दलों का हो। और जहां तक राजस्थान के संदर्भ की अगर बात की है, तब जब विधानसभा के चुनाव परिणाम आ रहे थे तब सचिन पायलट को जो है मुख्यमंत्री के तौर पर जो है जिस तरह से चुनाव से पहले जो है व्यक्त किया गया था, लेकिन सत्ता
की जो भागीदारी है या जो सत्ता की जो कमान है वो अशोक गहलोत के हाथ में आई, और तब से लगा करके आपने सचिन पायलट का जो बॉडी लैंग्वेज भी देखा होगा, अभी भी वो सहज और नहीं है। लिहाजा अभी पिछले दिनों ही राहुल गांधी जब राजस्थान के दौरे पर आए थे तब भी उन्होंने इन दोनों व्यक्तियों को साथ में लेकर के पुरोहित जी, क्या राजस्थान के 4 उपचुनाव, पुरोहित जी मेरी बात सुनिए, पुरोहित जी क्या राजस्थान के 4 उपचुनाव के परिणाम ये तय करेंगे कि कांग्रेस में कलह चलेगी या नहीं चलेगी? अगर ये भारतीय जनता पार्टी के पास में सीटें जाती तो जाहिर सी बात है सचिन पायलट का गुट एक बार फिर से हावी होगा। लगता है आपको ऐसा? बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि ये 4 जो उपचुनाव के जो रिजल्ट आएंगे वह भावी दिशा और दिशा तय करेंगे राजस्थान की राजनीति में कांग्रेस की, कि सचिन पायलट अब क्या स्टैंड लेने वाले हैं। वैसे जब पैचअप हुआ था इन दोनों का, जो आपस में जो समझौता हुआ था उसमें यही था, लेकिन जो समय बीतता जा रहा है, चुनाव परिणाम जो उपचुनाव के आएंगे उसके बाद में कांग्रेस के अंदर की जो राजनीति किस तरह से जो है करवट बदलेगी यह तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन हाँ, इतना बात जरूर तय है कि यहाँ पे भी कांग्रेस जो है गुटबाजी से उबर नहीं पा रही है। ठीक है, समय की कमी कुल मिलाकर आप तमाम मेहमानों को इस चर्चा में शामिल होने के लिए शुक्रिया। जटाशंकर त्रिपाठी साहब आपका भी शुक्रिया, संदीप त्रिपाठी जी आपका भी शुक्रिया, डॉक्टर चंद्रसेन वर्मा और रमेश पुरोहित जी मेरे सहयोगी, आप दोनों का भी शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। कुल मिलाकर के आज की चर्चा का मूल एजेंडा यही है कि कांग्रेस में कलह का दौर लगातार जारी है, बंगाल में चुनाव है, बार बार जिक्र करना इसलिए लाजमी हो जाता है कि ऐसी स्थिति में जब कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अपना दर्द छलका चुके हैं और बेबसी के साथ जिस तरीके से उन्होंने कांग्रेस के आंतरिक लोकतंत्र पर निशाना साधा और उन तमाम नेताओं को भी आड़े हाथों लिया जो कहीं ना कहीं कांग्रेस की मुखालफत करने में लगे हुए हैं, वहां पर सवाल खड़ा होना लाजमी है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी और तमाम उन लीडर से कैसे जीत पाएगी कांग्रेस जब अपने ही घर में सब कुछ ठीक नहीं है। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार।